ठंड में गरीब ननद आई अमीर भाभी के घर। भाभी, मैंने जो किया उसके बाद मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन इस ठंड के मौसम में मैं बेआसरा हूँ। मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। आप लोगों का जूठा निवाला खा लूंगी, किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आखिर क्यों गरीब संगीता अधिकार नहीं मांग रही है और कौन सी गलतियों के खातिर वो अपनी भाभी से माफी मांग रही है, और इतनी अमीर भाभी की ननद होकर भी इतने गरीब हाल में क्यों है? चलिए देखते हैं कहानी के पिछले भाग से। आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, मैं भी खाऊंगा गाजर का हलवा, थोड़ा सा मुझको भी दे दो ना। अगर ये गोलू का बच्चा हलवा खाएगा तो मुझको भी गाजर का हलवा चाहिए माँ। गोलू, सोनी, इस तरह से लड़ो मत, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने सारा गाजर का हलवा तुम दोनों की बुआ के लिए बनाया है। तभी रजनी की ननद संगीता उठ जाती है। रजनी किसी बच्चे की तरह ननद को दुलराती है। उठ गई मेरी प्यारी इकलौती नंद, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो संगीता। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। देखो, मैंने तुम्हारा मन पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा देखकर संगीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। भाभी, आपको मेरा जन्मदिन याद था? कैसे भूल सकती हूँ। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं गाजर के हलवे से तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। ये लो, खा लो। रजनी का अपनी गरीब नंद के प्रति इतना प्यार देखकर उसके दोनों बच्चे मुंह फुला लेते हैं। देखा सोनी दीदी, माँ तो हमसे ज्यादा प्यार बुआ को करती है। उनके लिए अच्छा अच्छा गाजर का हलवा बनाया और हमारे जन्मदिन पर बस 10 रुपए का सूजी का हलवा ही बनाती है। अरे मेरे लाडले, तुझे तो सारी जिंदगी मेरे पास रहना है, मगर तेरी बुआ कुछ दिन में पराई हो जाएगी। एक दिन घोड़ी चढ़कर एक राजकुमार डोली बारात लेके आएगा और मेरी ननद को ले जाएगा। बोलते बोलते रजनी के चेहरे की मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाती है। कहने को तो रजनी संगीता की भाभी थी, मगर संगीता को उसने माँ से बढ़कर प्यार दिया था। एक पल के लिए वह अपने बच्चों के जरूरत की चीजों में वो कमी कर जाती थी, लेकिन हर हाल में अपनी गरीब ननद के लिए खुद को न्योछावर किए रहती थी। महेश मजदूरी करके घर चलाता था और रजनी भी घर में ब्लाउज तुरपाई का काम करती थी ताकि खर्चे निकाल सके। कई बार तुरपाई में सुई चुभने से उसके हाथ जख्मों से भर जाते थे। जी, आ गए आप? खाना लगा दूं? हाँ लगा दो, बहुत भूख लगी है। ये तुम्हारे लिए एक स्वेटर लाया हूँ। तुम्हारे पास स्वेटर नहीं था ना? जी शुक्रिया नरेश जी। तभी स्वेटर को लेते हुए रजनी को अपनी ननद का ख्याल आता है। संगीता के स्वेटर भी पुराने हो गए हैं, उसे तो कॉलेज भी जाना होता है। मेरा क्या है, मुझे तो घर में रहना है। ये स्वेटर उसे दे दूंगी। रजनी नरेश की थाली में खाना परोसती और बातों ही बातों में नंद की शादी की बात छेड़ती है। ठंड के मौसम में उनके कच्चे मकान में भयंकर ठंड पड़ती थी। कमजोर छत और दीवारों की दरार में से सनसनाती ठंडी हवा साए साए घर के अंदर घुसती थी। अजी, आपने संगीता की शादी के बारे में क्या सोचा है? अब उसकी शादी लायक उम्र हो गई है। हमें कोई अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पंडित जी को रिश्ता देखने को कहा तो है रजनी, मगर लड़के वाले मुंह खोल कर दान दहेज इतना मांगते हैं जिसे देना हमारे बस में नहीं है। और मान लो अगर कोई रिश्ते के लिए बिना दहेज के मान भी जाता है तो हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम संगीता का कन्यादान कर पाए। कभी कभी तो दिल बहुत डरता है कि माँ को दिया वचन निभा पाऊंगा कि नहीं। अजी, तुम दिल उदास मत करो, वैसे भी जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और मेरा दिल कहता है ननद जी की शादी ऊंचे घर में होगी। इसी तरह समय गुजरता है। दरअसल संगीता कॉलेज में विवेक नाम के लड़के को पसंद करती थी। विवेक अमीर खानदान का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माँ बाप मान जाते हैं और राज रानी घमंडी रवैये में बातचीत करती है। देखो रजनी, विवेक हमारा इकलौता लड़का है। वैसे तो तुम्हारी हैसियत हमसे बिल्कुल मेल जोल नहीं खाती, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मुझे शादी मंजूर है। पर हाँ, हमारे यहाँ से आने वाले मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए और दावत का खाना पीना भी अच्छे से करना। किसी भी सूरत में हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। रजनी अपनी नंद की खुशी के लिए राजरानी की रखी शर्त स्वीकार कर लेती है। जी, मुझे मंजूर है माँ जी। हम आने वाले मेहमानों का अच्छे से स्वागत सत्कार करेंगे। अच्छा, तो अब इजाजत चाहते हैं। प्रणाम भाभी, प्रणाम भैया। खुश रहिए। रजनी, वे लोग कितने रईस हैं, हम कैसे उनका आदर भाव करेंगे? ऊपर से ठंड के मौसम में मेरा काम धाम भी ठीक से नहीं चल रहा, कहीं लड़के वालों के सामने लज्जित ना होना पड़े। अजी, आप क्यों चिंता करते हैं? जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रजनी अपनी शादी के गहने लेकर नरेश को देते हुए छलकते आंसुओं से कहती है, ये मेरी शादी के गहने हैं जो मैंने हमारी संगीता के लिए सहेज कर आज तक रखे थे। इन्हें बेचकर पैसे ले आइए, संगीता की शादी अच्छे से हो जाएगी। रजनी, मैं मेरी पत्नी के जेवर बेचकर अपनी बहन के हाथ पीले नहीं कर सकता हूँ। आपको मेरी सौगंध है,
जाइए। इस प्रकार अपना सब कुछ बलिदान देकर गरीब भाभी अपनी ननद का कन्यादान करती है। संगीता अपने आलीशान ससुराल में जाती है जो शानो शौकत से भरा था। ननद विशाखा आरती करती है। भाई भाभी आइए, सिंघानिया परिवार में आपका स्वागत है। बाप रे, मेरा ससुराल कितना रईसों भरा है। यहाँ कितनी गर्माहट है, इतने महंगे झूमर, सोफा सेट, फर्नीचर, नौकर चाकर। मेरी तो लाइफ सेट हो गई है। अमीर ससुराल की बहू बन जाने के बाद संगीता अपने गरीब भाई भाभी को भूल जाती है। वो मखमली रजाई और हीटर में सोती तो वहीं उसकी गरीब भाभी के परिवार का दिन ठंड के कहर में कट रहा था। आज फिर से तुमने वही पानी वाली दाल और सूखी रोटी बना दी माँ, मुझे नहीं खाना। कभी तो ठंड के मौसम में कुछ अच्छा बना लिया करो। गोलू, तू तो मेरा समझदार बच्चा है। घर के हालात ठीक नहीं है, खा लो बेटा। रजनी दोनों को मना कर निवाले खिलाती है। तभी ठंड में चोट खाए थर थर कांपते हुए नरेश आता है। अजी, क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? बस ईंट धुलाई करते हुए सारी ईंट पैर पर गिर गई रजनी। कोई नहीं, आप बैठो, मैं हल्दी चूना लगा देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। रजनी लेप लगा देती है, लेकिन परिवार चलाने की चिंताओं में रात भर नरेश सोचता रहता है, जिससे उसे लकवा लग जाता है। मदद की उम्मीद लेके रजनी अपनी ननद के ससुराल आती है, जहां संगीता की गोद भराई चल रही थी। सबकी नजर रजनी के गरीब वेशभूषा पर चली जाती है। संगीता बहू, तुम्हारी गरीब भाभी कैसे भीख मंगों की तरह मुंह उठाकर चली आई है। जरा इनके कपड़े तो देखो माँ, फटी पुरानी साड़ी, घिसी हुई चप्पल। इन गरीब गंवार लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते हैं क्या? अमीर लोगों की महफिल में किस तरह से जाया जाता है? संगीता की सास नंद की बातें सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जलील संगीता करती है। भाभी, ये क्या तरीका है? आपको इस तरह से मेरे ससुराल में नहीं आना चाहिए था। मेरी सास नंद अब मुझे कितने ताने मारेंगी। मुझे अंदाजा नहीं था संगीता, तुम माँ बनने वाली हो। बताया भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी। अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे अपने गरीब खाने घर में ले जाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाती। और मैं अब उस गरीब झोपड़ी में नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अब आप यहाँ से चली जाइए। इतने अपमान के बाद टूटा दिल लेकर रजनी अपने कच्चे मकान में आ जाती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे और लकवा का रोगी पति थर थर कांप रहा था। मगर उस गरीब भाभी के पास एक गर्म कंबल भी नहीं था। इस दुनिया में जिसके पास धन है उसकी इज्जत है नरेश जी। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी जिस ननद के लिए न्यौछावर कर दिया, आज उसने मुझे रुसवा किया। पर कहते हैं कभी कभी अपनों के दिए घाव ही हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। उस दिन से रजनी दिन रात एक करके मेहनत करती है और बहुत ही अच्छी कारीगरी से सिलाई करती है। रजनी, सुबह के 4 बज गए, तुम अभी तक जाग रही हो। सो जाओ, कितनी ठंड है। आप सो जाइए नरेश जी, मुझे ये ब्राइडल लहंगा तैयार करना है। अपनी पूरी जी जान लगाकर रजनी बहुत ही सुंदर डिजाइन का लहंगा बनाकर अगले दिन टेलर के यहाँ दे देती है। वेल देन रजनी, कमाल की कारीगरी करती हो तुम। इतनी बारीकी से तो बड़े बड़े डिजाइनर भी लहंगे डिजाइन नहीं करते। इसीलिए अब मैं तुम्हें आधे हिस्से का पार्टनर बना रही हूँ। हम दोनों मिलकर वेडिंग सीजन में जितना कमाएंगे उससे ले लेंगे। और यहीं से रजनी का जीवन बदल जाता है। अब वो लाखों के महंगे महंगे लहंगे डिजाइन करने लगती है और अमीर हो जाती है। उसके पास अमीरों जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हो जाती है। मगर दूसरी तरफ संगीता का संसार उजड़ जाता है। उसके पति के मरने के बाद उसकी सास ननद उसे उसके बच्चे के साथ घर से निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से, कुलक्षणी मेरे बेटे को खा गई। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपने बच्चे को लेकर ठंड के मौसम में कहाँ भटकूंगी। ये इस घर का वंश है, आपका खून है। दरवाजा खोलिए। संगीता सारी रात दरवाजे पर बैठकर ही ठंड में थर थर कांपती है। बेतहाशा ठंड की वजह से उसका बेटा उल्टी करने लगता है। मुसीबत की उस घड़ी में संगीता को अपनी भाभी याद आती है और वह बुरे हालातों में उसके दरवाजे पर पहुंचती है, जहां सारी बातों को भूलकर भी रजनी उसे अपने घर में पनाह देती है और उसे गर्म शॉल उड़ाती है और अपने हाथों से खाने के निवाले खिलाती है। मिताली हीटर के आगे सब्जियां धो रही होती है। कितनी ज्यादा ठंड है और इतना ज्यादा ठंडा पानी है। सब्जी भी जल्दी साफ नहीं हो रही है। पत्तियों को एक एक छांटना पड़ रहा है। कैसे होगा ये? यहाँ मिताली हीटर के आगे काम करते हुए इतना कांप रही थी और वहीं दूसरी तरफ पूजा खुली रसोई में सिकुड़ते हुए खाना बना रही होती है। ठंड
कितनी ज्यादा हो रही है। ऊपर से चूल्हे की गर्माहट भी पता ही नहीं चल रही। खुली रसोई, हर तरफ से हवा आ रही है। मिताली हीटर के आगे काम कर रही होती है। वहीं जब पूजा खुले आंगन में खाना बना रही थी, लेकिन ऐसा भी क्या था कि एक बहू ठंड आंगन में कांप रही थी तो दूसरी बहू को सारी सुविधा प्राप्त थी। इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं और कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सरिता और महेश दोनों अपनी पसंद से अमीर बहू मिताली को घर लेकर आते हैं। मिताली बहू, ये तुम्हारा आलीशान घर है, महल जैसा है बिल्कुल। यहाँ तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ माँ जी, वो तो देख कर ही पता चल रहा है, इतना बड़ा घर है, यहाँ पर मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और बहू, अगर तुम्हें कोई भी कमी हो तो हमें बताना, हम अब तुम्हारे माँ बाप ही हैं। ठंड का मौसम भी काफी ज्यादा था। मिताली अपनी सास के साथ हीटर के आगे बैठी थी। माँ जी, इस एक हीटर से तो काम चलने वाला नहीं है। अभी तो ठंड पूरी तरह से आई भी नहीं है, तो हमारा ये हाल है। अब ज्यादा ठंड हो जाएगी तो क्या होगा? बहुत चिंता क्यों कर रही है, हम 2 और हीटर मंगवा लेंगे। सबके कमरे में तो हीटर लगा ही है। हाँ माँ जी, ये सही रहेगा। सब ऐसे ही बैठे होते हैं कि तभी सरिता का छोटा बेटा यश अपने साथ पूजा नाम की लड़की को लेकर आता है। ये कौन है और तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? माँ, ये मेरी पत्नी है पूजा और इस घर की छोटी बहू। दरअसल पूजा एक गरीब परिवार से थी और मैं जितना आपको जानता हूँ, आपको गरीब बहू तो बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने आप सबको बिना बताए ही शादी कर ली। क्या तूने बिना बताए शादी कर ली? और अब यहाँ क्यों आया है? जब तुझे हमसे कोई लेना देना ही नहीं है तो यहाँ क्यों शक्ल दिखा रहा है? माँ, आपके लिए क्या आपकी अमीर बहू ही सब कुछ है, और मेरा क्या, मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपको अपने बेटे से कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? अरे अपने माँ बाप से पूछा नहीं और अब बोल रहा है क्या गलत कर दिया? हम क्या तेरे कुछ नहीं लगते? हाँ, देख तेरी बड़ी भाभी को, अमीर घर से आई है, यहाँ पर कितने आराम से रह रही है, लेकिन तू इस गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर ले आया है और अब हमसे क्या उम्मीद कर रहा है? मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाओ। अच्छा, अगर तू ऐसा चाहता है तो ठीक है, हम इस लड़की को मौका दे देंगे, लेकिन हमें भी तो थोड़ा समय लगेगा ना इसे अपनाने में। और जब तक हम इसे अपनाते नहीं हैं, तब तक अगर हम इसके साथ सख्ती से बर्ताव करेंगे तो तू बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, आप लोग अगर मौका देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी उस मौके के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। सरिता की दोनों बहुएं आ जाती हैं। अगली सुबह सरिता अपनी गरीब बहू को घर के बाहर आंगन में लेकर जाती है। ये है तेरी आंगन वाली रसोई, तुझे यहीं पर खाना बनाना है। लेकिन माँ जी, यहाँ तो खुला है और ठंड कितनी ज्यादा लग रही है। अभी हम बस खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर इतनी देर तक बैठकर खाना कैसे बना सकती हूँ? वाह वाह वाह, बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे कभी ठंड की आदत ही ना हो। देख, तू तो गरीब घर से आई है, तू हमारी बराबरी वैसे भी नहीं कर सकती, तो इसलिए तुझे जो मिल रहा है तू उसमें ही खुश रहे। पूजा ठंड में सिकुड़ते हुए आंगन में खाना बनाने लगती है। यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंड है, चारों तरफ से हवा आ रही है कि चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। पूजा बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से चूल्हा जल ही नहीं पा रहा था। ये जल क्यों नहीं रहा है? तभी अपने आलीशान महल से निकलकर सरिता और मिताली आते हैं। बाहर तो बहुत ज्यादा ही ठंड है। अच्छा पूजा, वो क्या है ना, आज हमारा कुछ चटपटा खाने का मन है, तो तुम हम सब के लिए दम आलू बना दो, ठीक है? माँ जी, चूल्हा नहीं जल रहा है क्योंकि आंगन पूरा खुला है, ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही हैं। खाना बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो क्या हुआ, तू तो गरीब घर से है, तुझे तो इन सब चीजों की तकलीफों की आदत ही होगी ना। पूजा जैसे तैसे खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना काफी अच्छा बनता है। इसने खाना तो काफी अच्छा बना लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चूल्हे पर इतनी मुश्किल में सहने के बाद भी अच्छा खाना बना लेगी ये। खैर, मुझे क्या, अभी तो दिन बचे हैं, 4 दिन बाद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगली सुबह काफी ज्यादा धुंध थी और बहुत ज्यादा ओस पड़ रही थी। इतनी ज्यादा धुंध हो रही है, ओस पड़ रही है, ऐसे में खाना कैसे बनेगा? पूजा काफी देर तक मौसम खुलने का इंतजार कर रही थी। तभी सरिता आती है। क्या हुआ, अब तक खाना नहीं बना क्या, या फिर तुझे कुछ ज्यादा आलस आता है? नहीं नहीं माँ जी, मैं आलस नहीं कर रही हूँ, दरअसल धुंध ज्यादा हो रही है, ऐसे में खाना बनाना तो मुश्किल है ना, क्योंकि ओस गिर रही है और लकड़ियां भी गीली हो जाएंगी, खाने पर भी ओस गिरेगी। तेरा खाना इतनी लेट में बनता है, लेकिन बहाने बहुत जल्दी बन जाते हैं। माँ जी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जल्दी से खाना बना कर ले आ। जा,
आलू के पराठे बनाना आज हम सब के लिए। आज हमारा आलू के पराठे खाने का मन है। सरिता वहां से सीधा मिताली के पास काफी सारे काजू बादाम लेकर जाती है, जहां मिताली हीटर के आगे आराम से बैठी थी। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पता है कि आज ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं तेरे लिए काजू बादाम लेकर आई हूँ। ये खाती रहा कर, तेरे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। माँ जी इतनी ठंड क्यों पड़ती है? मुझसे ठंड में ना कोई काम नहीं होता, पैरों में भी सूजन आ जाती है। मुझे पता है मेरी प्यारी बहू, लेकिन अब प्रकृति पर किसका कंट्रोल है। और हाँ, तू आज अपने कमरे में रहे, कोई जरूरत नहीं है अपने कमरे से बाहर निकलने की। जो भी जरूरत हो उस गरीब देवरानी को बोल देना, वो कर देगी। कुछ दिनों बाद सरिता और मिताली दोनों पूजा के पास आंगन रसोई में आते हैं। पूजा, आज तुम सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना, गाजर का हलवा भी बनाना, ठीक है? ये रात का खाना है, दिन के लिए तू कुछ अलग 3-4 आइटम बना देना। पूजा वहीं पास के नलके में सरसों का साग धो रही थी। ये पानी कितना ज्यादा ठंडा है। पूजा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी ठंड बहुत ज्यादा है और नलके का पानी बिल्कुल बर्फ हो रहा है। थोड़ा सा गर्म पानी दे दीजिए ताकि मैं साग धो लूं। नहीं बहू, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, वैसे भी आदत है ना, तू कर लेगी। अपनी माँ का ये जवाब सुनकर यश से रुका नहीं जाता। माँ बस बहुत हो गया। मुझे लगा था कि आप मौका दे रही हैं पूजा को, लेकिन मुझे नहीं पता था आप पूजा के साथ इतना गलत बर्ताव करेंगी। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब और नहीं। तुझसे रुका नहीं गया। अरे हमने बोला था ना कि हमें भी समझने का थोड़ा समय दे, लेकिन अपनी पत्नी के आगे तुझे अपने माँ बाप तो दिखेंगे ही नहीं। माँ मुझे अपने माँ बाप दिख रहे हैं और मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। अगर आप गलत नहीं हो तो आप दोनों बहू से काम करवाओ ना। भाभी तो आराम से हीटर के आगे बैठी रहती है, सारा काम पूजा अकेले ही करती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरी दोनों बहुएं काम करेंगी। मिताली अपनी महल वाली रसोई में ही काम करेगी और तेरी पत्नी बाहर। सरिता की बात यश मान जाता है। अगले ही दिन अब दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में खाना बनाने लगती हैं। मुझसे तो काम हो ही नहीं रहा है, पता नहीं पूजा कैसे बनाती होगी खुली रसोई में। एक पूरा दिन निकल जाता है और इसमें ही मिताली की हालत खराब हो जाती है। रात तक मिताली को छींकें आने लगती हैं और वो तुरंत पूजा के पास जाती है। मुझे माफ कर देना पूजा, मैंने आज पूरा दिन रसोई में खाना बनाया, 3-4 बार बर्तन धोए, वो भी गर्म पानी से। तो मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि मुझे छींक आने लग गई। और इस खुली रसोई में तुम पता नहीं कैसे खाना बनाती थी। अब से हम दोनों एक ही रसोई में खाना बनाएंगे। अगली सुबह मिताली और पूजा दोनों ही आलीशान महल की रसोई में खाना बना रहे होते हैं। ये देख सरिता चौंक जाती है। पूजा तुम यहाँ? माँ जी मैं लेकर आई हूँ। अरे हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, आज नहीं तो कल आपको भी समझ आ जाएगा। और कल जब मेरी हालत खराब हो गई तो मुझे समझ आ गया कि बाहर ठंड में खाना बनाना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए अब अगर आप अपनी गरीब बहू को बाहर खाना बनाने भेजोगी तो मैं भी बाहर ही बनाऊंगी। अब मैं क्या ही बोलूं, मैं अमीरी गरीबी का फर्क करती रही और तू भी एक अमीर घर से आई है। तुझे अकल आ गई तो मैं क्यों अपनी अकल पर पत्थर पड़ने रहने दूं। अब से तुम दोनों एक साथ यही खाना बनाओगी। इसी के साथ अंत में पूजा और मिताली दोनों की आलीशान महल वाली रसोई हो जाती है।